हाय एवरीवन, हाउ आर यू। सीएमए फाइनल आईडीटी पेपर नंबर 19 में आज हम 4 टॉपिक्स करेंगे। हमारे फास्ट ट्रैक बैच में आज का हमारा एजेंडा है एंटी प्रॉफिटेयरिंग, दूसरा है हमारा एडवांस रूलिंग, तीसरा है हमारा असेसमेंट और चौथा है इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। 4 मासूम पन्नों में समाये हुए इस टॉपिक को जब आप कवर करना शुरू करेंगे तो आप फील करेंगे कि यहां पर सब कुछ फास्ट ट्रैक मोड में लेकिन 100% कवरेज के साथ आपको मिलेगा। आइए दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं। हमारा ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, इसका नाम हमने रखा है एडवांस कॉन्सेप्ट्स। इसमें कुल मिलाकर 16 कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ हम आज करेंगे और बचे हुए कल, राइट। और अगर उसके बावजूद और रिक्वायरमेंट पड़ी तो आने वाले वीकेंड में हम इसको कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, एंटी प्रॉफिटेयरिंग की बात समझिए आप, ये क्या होता है। एंटी प्रॉफिटेयरिंग का मतलब है प्रॉफिटेयरिंग को रोकना। जब भी कभी किसी प्रोडक्ट या सर्विस पर जीएसटी रेट कम होता है तो हमारी जिम्मेदारी है एज अ व्यापारी कि हम अपना एमआरपी भी कम करें। इसका मतलब ये थोड़ी है कि 100 रुपए का प्रोडक्ट था, सोचो 18 का जीएसटी उस पर लगता है तो 118 का वो हुआ, तो हम 118 रुपए ग्राहक से लेते थे। अब सरकार ने जीएसटी 18 की जगह 12% कर दिया, हमने एमआरपी अब भी 118 ही रख रखी है, हमने 12 करी नहीं। ये तो गलत बात है ना। आप 112 लीजिए ग्राहक से, या फिर जब आप जानते हैं कि आपको परचेस कॉस्ट कम की पड़ती है क्योंकि आपको आईटीसी बेनिफिट मिलता है और आप वो आईटीसी बेनिफिट समाज को नहीं हैंडओवर करेंगे, तो सोचिए कितनी गलत बात है। एंटी प्रॉफिटेयरिंग एक अपराध है। एंटी प्रॉफिटेयरिंग आपने नहीं करनी है। एंटी प्रॉफिटेयरिंग रोकने के लिए, मतलब प्रॉफिटेयरिंग अपराध है, एंटी प्रॉफिटेयरिंग तो सरकार करेगी। उस प्रॉफिटेयरिंग को रोकने के लिए सरकार ने एंटी प्रॉफिटेयरिंग का सिस्टम बनाया है। सरकार के पास एक एंटी प्रॉफिटेयरिंग कमिटी है, एंटी प्रॉफिटेयरिंग अथॉरिटी है, और उसमें काम करने वाले डायरेक्टर जनरल साहब आपका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और अगर आपके खिलाफ पकड़े गए, आप साबित हो गया कि आपने प्रॉफिटेयरिंग करी है, तो फिर आपके ऊपर ऑर्डर सुनाए जा सकते हैं। वैसे तो हम कंप्लीट कवरेज करने के लिए ये सब पढ़ेंगे, लेकिन याद रखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर सीएमए फाइनल, वो है पनिशमेंट्स, वो है ऑर्डर्स अगेंस्ट द पर्सन हु इज डूइंग प्रॉफिटेयरिंग। आपको याद रखना है कि आप पर क्या चार्ज लग सकता है अगर आपने प्रॉफिटेयरिंग करी तो। देखिए दोस्तों, प्रॉफिटेयरिंग कब होती है? जब आप टैक्स रेट का रिडक्शन या आईटीसी का बेनिफिट पास ऑन नहीं करते। इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एंटी प्रॉफिटेयरिंग कमेटी की स्थापना करी है। इसमें 5 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन और 4 टेक्निकल मेंबर्स। यहां पर जो चेयरमैन साहब हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी रैंक के पर्सन होते हैं। 4 टेक्निकल मेंबर्स जो हैं वो या तो प्रेजेंट या तो पास्ट कमिश्नर होने चाहिए, चाहे सीजीएसटी के हों, चाहे एसजीएसटी के हों, चाहे यूटीजीएसटी के हों, कम से कम 1 साल वो कमिश्नर रैंक पे रहे होने चाहिए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल सेफगार्ड जो है वो इस कमेटी के सेक्रेटरी रहते हैं। मैक्सिमम एज उन लोगों की जो यहां पर रहते हैं वो 62 है। ये सब बातें एमसीक्यू में भी आपके काम आएंगी। देखिए, 5 साल का टेन्योर इस अथॉरिटी का था वैसे तो 2017 से 2022, लेकिन फिलहाल ये टू बी डिसॉल्व होने के बावजूद भी अभी अपने सिलेबस में है, इसको जरूर कवर करके जाइएगा। प्रॉफिटेयरिंग की पेनल्टी है 10% ऑफ द अमाउंट प्रॉफिटेयर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि आपने 5 करोड़ रुपए का गलत फायदा उठा लिया, 10% दे दिए, ऐसे समझ लीजिए कि 10% चैरिटी कर दी, नहीं, गलत बात। देखिए, जो प्रॉफिटेयरिंग आपने करी, जो अनुचित लाभ आपने कमाया, वो तो आपने देना ही पड़ेगा वापस। उसके अलावा 10% पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी और नीचे देखना ब्याज भी आएगा। हाँ, अगर प्रॉफिटेयरिंग आपके खिलाफ आरोप लगता है तो पहले स्क्रीनिंग होगी, पहले एप्लीकेशन आएगी, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, एक प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले एक राज्य सरकार की स्क्रीनिंग कमेटी होगी जो 2 महीने के अंदर ये चेक करेगी, एप्लीकेशन से 2 महीने के अंदर, कि वाकई में इस एप्लीकेशन में दम है कि नहीं। इट शुड बी फर्दर फॉरवर्डेड टू द हायर अथॉरिटी और नॉट। इफ यस, देन इट विल गो टू स्टैंडिंग कमेटी। अगेन द स्टैंडिंग कमेटी इन 2 मंथ्स विल सी कि ये करना है कि नहीं करना है, इसको आगे लेके जाना है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन में देना है कि नहीं, ये मैटर आगे बढ़ाना है कि नहीं। The Director General of Anti-Profiteering will do the investigation in detail if ordered, और 6 महीने में वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। 3 महीने का एक्सटेंशन भी उनको प्राप्त हो सकता है। हाँ, डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट के आधार पर नेशनल एंटी प्रॉफिटेयरिंग अथॉरिटी अपना फैसला सुनाएगी 6 महीने के अंदर। क्या फैसला सुनाएगी? पहला, अगर आपने कीमतें कम नहीं करी तो करिए।
जिन ग्राहकों को पैसा आपने पास ऑन बेनिफिट नहीं करा, यानी कि आपने उनसे ज्यादा पैसे ले लिए, उनको लौटाइए। ग्राहक अगर अब नहीं मिल सकते, वो अनरजिस्टर्ड बायर थे, पता नहीं कहां पर हैं, तो आप कंज्यूमर वेलफेयर फंड है भारत सरकार का, वहां जमा करिए वो पैसे और 18% ब्याज के साथ जमा करिए। उसके बाद आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, वो जो 10% था, और अगर आपके खिलाफ ये आरोप साबित हुए और अथॉरिटी कहती है तो आपको रजिस्ट्रेशन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो जाए। अब सोचिए, एंटी प्रॉफिटेरिंग पर कोई प्रश्न आ जाए, आप कर पाएंगे इसको? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक, एडवांस रूलिंग। व्हाट इज एडवांस रूलिंग? व्हाट इज एडवांस रूलिंग? Advance ruling is taking a kind of clarification for a particular transaction. It may be a past transaction also, it may be a present transaction also. हम एडवांस रूलिंग क्यों लेने जाते हैं? कि हमको कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अंडरटेकन करनी है और हमको उसका ट्रीटमेंट नहीं समझ आ रहा कि टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम ट्रांजैक्शन कर चुके हैं बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट कि हमारा ट्रीटमेंट सही है कि नहीं। प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर को छोड़कर हम अपने राज्य सरकार की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। अगर उसका फैसला हमें सही नहीं लगा तो अपीलेट अथॉरिटी पे भी जा सकते हैं। आइए देखते हैं। सो फॉर स्पेसिफिक मैटर्स वी कैन गो देयर, वी कैन ऑल्सो गो फॉर ट्रांजेक्शंस ऑलरेडी डन। हाँ, एडवांस रूलिंग किस पर अप्लाई होती है? उस एप्लीकेंट पर और कंसर्न्ड ऑफिसर पर, नॉट टू एनीवन एल्स। एडवांस रूलिंग कब तक वैलिड रहती है? जब तक रूल नहीं चेंज हो जाते। एक बार किसी मैटर पर एडवांस रूलिंग दे दी गई तो वो तब तक वैलिड रहेगी जब तक वो मैटर बाय लीगल चेंज बदल नहीं जाता। हमारे देश में हर राज्य के अंदर दो प्रकार की अथॉरिटी आपको मिलेंगी, एक अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, एक एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, और ये राज्य सरकार का मैटर है, याद रखिएगा। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये अथॉरिटीज बनाई जाती हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर्स इन यहां पर नहीं जाते। ARA 01 इज द एप्लीकेशन जो एडवांस रूलिंग की जाती है। 5,000 रुपए की इसकी फीस है। 90 दिन के अंदर आपके पास एडवांस रूलिंग आ जानी चाहिए। एडवांस रूलिंग का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप कोई ऐसा मैटर लाए हो जो ऑलरेडी डिसाइडेड है या फिर ऑलरेडी पेंडिंग है। ठीक है। अच्छा, एक बात मैंने मिस कर दी, मैं बता दूं। प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर्स इसलिए नहीं लेती एडवांस रूलिंग अथॉरिटी क्योंकि स्टेट मैटर है ये। स्टेट मैटर्स हर राज्य सरकार कहेगी कि प्लेस ऑफ सप्लाई हमारे यहाँ फॉल करेगा। हमारे देश में नेशनल अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग भी बन रही है, नोटिफाई भी वैसे हुई वो, लेकिन उसने फंक्शनिंग अभी नहीं स्टार्ट हुई। आपके कोर्स में आपको नहीं पढ़नी, वो रूल भले ही हो हमारे स्टडी मैट में, लेकिन अभी नेशनल अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का टॉपिक आपको नहीं करना है। ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको अपील करनी है तो आप 30 दिन में अपील कर सकते हैं। अपील का फॉर्म है ARA 02, 10,000 उसकी फीस है। हाँ, डिपार्टमेंट अपील करेगा तो कोई पैसे नहीं है। ARA 03 उसका फॉर्म है। अथॉरिटी मेंबर्स अगर अलग अलग ओपिनियन रखते हैं तो मैटर नहीं डिसाइड होगा। यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि मेजॉरिटी डिसीजन हो जाएगा। ठीक है। दे कैन रिव्यू देयर ऑर्डर्स इन 6 मंथ्स, अपनी मर्जी से भी रिव्यू कर सकते हैं। और अगर आपने फ्रॉड करके गलत तरीके से एडवांस रूलिंग प्राप्त करी है तो फिर ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा कि ये अनफेयर है, इसलिए एडवांस रूलिंग जो आपने ऑब्टेन करी वो वॉइड एब इनिशियो मान ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो नाउ वी हैव असेसमेंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, होने को असेसमेंट बहुत प्रकार का होता है, लेकिन आपको प्रोविजनल असेसमेंट से ही क्वेश्चन बनता है। सर क्यों बाकी से बन गया? तो अरे सर, बाकी का खाली मतलब पता होना चाहिए, बाकी के ऊपर कोई रूल भी नहीं है। आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट चेक कर लीजिए। असेसमेंट किसे कहते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। हमारा टैक्स कितना बना, ये 99% केसेस में हम खुद ही तो कैलकुलेट करते हैं। हम अपनी सप्लाई आउटवर्ड खुद ही डिक्लेयर करते हैं। इनवर्ड सप्लाई का ही तो चक्कर है कि 2A 2B में से आप देख लेते हो, बाकी जो भी आउटवर्ड सप्लाई आप डिक्लेयर करोगे उस पर टैक्स बनेगा। सो 99.99% केसेस में वी डू द असेसमेंट आवरसेल्व्स। दिस इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। Now what are other assessments? One is reassessment. Suppose your assessment is done but your file is reopened by authorities, तो इसको बोलते हैं reassessment. रीअसेसमेंट का केस तब खुलता है जब आपके खिलाफ कोई आरोप लगे, डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस भेजा, आपकी स्क्रूटनी खुल गई और दोबारा से आपकी लायबिलिटी कंप्यूट करने का प्रयास सरकार कर रही है, उसको बोलते हैं रीअसेसमेंट। अगली बात यह है कि
एक असेसमेंट होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि किसी व्यापारी को रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना चाहिए, लेकिन उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। 2 साल बाद पकड़ी गई आपकी ये बात, और 2 साल तक सोचिए आप व्यापार करते रहे बिना रजिस्ट्रेशन के। अगर आपके पास एक्चुअल सेल रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, डिपार्टमेंट को सेटिस्फैक्शन है, तो उसी के हिसाब से आपकी लायबिलिटी निकाल लेंगे वो। लेकिन अगर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है या डिपार्टमेंट के सेटिस्फैक्शन के लायक नहीं है, तो फिर डिपार्टमेंट विल कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑन अ प्रिजम्पटिव बेसिस, अपना हिसाब से अपना जजमेंट करेंगे वो। और उन्होंने अगर दोस्तों अपना जजमेंट करा और वो लायबिलिटी ज़्यादा हो गई, तो आप बच नहीं पाएंगे। गलती आपकी है ना, आपने क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन कराया। या फिर कोई भी सिचुएशन ऐसी जहां पर सोचिए कोई रेड पड़ती है या कोई कॉन्फिस्केशन होता है, कहीं सर्च होती है, कोई भी ऐसी सिनेरियो हुआ जहां पर एक्चुअल कंप्यूटेशन के लिए रिकॉर्ड्स नहीं है, जहां पर एक्चुअल कंप्यूटेशन के लिए हमारे पास वैलिड पेपर्स नहीं बन पा रहे, तो डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये बहुत खतरनाक है। एक होता है प्रोविजनल असेसमेंट। सपोज वी नीड टू अंडरटेक अ ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स। अब हमारे हिसाब से तो ये ट्रीटमेंट होना चाहिए 18%, या हमारे हिसाब से तो ये एग्जेम्प्ट है, लेकिन स्टिल हम डिपार्टमेंट के पास जाकर कहते हैं कि भाई आप बता दो कितना बनता है हमारा टैक्स, आप जो बोलोगे वो पे कर देंगे। डिपार्टमेंट कह रही है अच्छा हम कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा यार कैलकुलेट करते हैं, माल कैसे बनेगा, इनवॉइस कैसे बनाऊं, लायबिलिटी कैसे बनाऊं। तो डिपार्टमेंट क्या करता है, आपको बोलता है प्रोविजनली कुछ पैसा दे दो, और जो एक्चुअल कैलकुलेशन है वो हम कर लेंगे, उसमें जो टाइम लगेगा वो बाद में दे देना। अब ये अच्छा लग रहा है सुनने में, इसमें बुराई दोस्तों ये है कि आज तो हमने टेम्परेरीली प्रोविजनली कोई अमाउंट पे कर दिया जो डिपार्टमेंट ने बोला, लेकिन कल को जब आप ये करेंगे, फाइनल कैलकुलेशन होगी, जब डिपार्टमेंट रियल बताएगा कि आपका एक्चुअल में इतना बनता है, तो दोस्तों अगर वो ज्यादा बनाना तो आपको 18% ब्याज देना पड़ता है। ये गलत बात है। प्रोविजनल असेसमेंट में सरकार को ब्याज हटाना चाहिए, लेकिन चलो खैर हमें अपनी राय नहीं देनी। अब क्या होता है इसमें कि प्रोविजनल असेसमेंट करा हमने, जितना डिपार्टमेंट कह रहा है उतना हमने पेमेंट कर दिया, एक सिक्योरिटी बॉन्ड भरा जाता है कि हम रेडी हैं इतने रुपए तक देने के लिए अगर आप मांगोगे तो, ठीक है। और वो बॉन्ड के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देता है। 2 कागज हो गए, इनफैक्ट 3 हो गए। एक तो प्रोविजनल टैक्स का पेमेंट, एक लिखकर बॉन्ड गारंटी के हम पैसे देंगे, और उस बॉन्ड के 25% तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। और कल को अगर पैसे ज्यादा बने तो हमने ब्याज भी देना है। अच्छा हमारे को लेने बने तो भी ब्याज मिलता है, लेकिन 60 दिन के गैप के बाद, अगर सरकार 60 दिन में पैसा वापस नहीं करती तो ब्याज लगता है। ये देखते हैं आइए। असेसमेंट कैन बी सेल्फ असेसमेंट, फाइनल असेसमेंट, रीअसेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। समरी असेसमेंट इज योर रिव्यू ऑफ सर्टेन ट्रांजैक्शंस। प्रोविजनल असेसमेंट का मतलब मैं आपको बता चुका। ASMT 01 में आप अप्लाई करते हैं, हमारे एप्लीकेशन के बाद हो सकता है डिपार्टमेंट आस्क यू सर्टेन इन्फॉर्मेशन, हो सकता है डिपार्टमेंट आपसे कोई जानकारी मांगे। तो अगर डिपार्टमेंट आपसे कोई जानकारी मांगता है तो दैट इज ASMT 02, और आप उसका रिप्लाई देते हैं ASMT 03 में, ठीक है। असेसमेंट अगर आप मांगते हैं कि मेरा प्रोविजनल असेसमेंट कर दो, तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो सकता है रिजेक्ट हो। जो भी ऑर्डर है वो 4 नंबर फॉर्म में आपको मिलेगा 90 दिनों के अंदर। अगर अप्रूवल हो जाता है कि हाँ चलो प्रोविजनल असेसमेंट हम आपका कर देंगे, तो क्या होगा, आपको बॉन्ड साइन करना है, देखो ASMT 05 में, और उसके साथ 25% सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना है। 25% किसका, जो अभी टैक्स भर रहे हैं उसका नहीं, जितने रुपए का बॉन्ड साइन कर रहे हैं उसका 25%। फाइनल कैलकुलेशन जब होगी तो वो ASMT 07 में आएगी 6 महीने के अंदर, ठीक है। 6 महीना एक्सटेंड कर सकते हैं, और 6 महीने तक बाई एडिशनल एंड जॉइंट कमिश्नर, 6 महीना और एक्सटेंड कर सकते हैं 4 साल तक बाय द कंसर्न कमिश्नर। सप्लायर विल अप्लाई फॉर रिलीज ऑफ सिक्योरिटी इन ASMT 08, यानी कि जब हम हमारा फाइनल पेमेंट हमने कर दिया और अब हमारा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है हमें वापस चाहिए, तो हम उसका एप्लीकेशन देते हैं ASMT 08 में। 7 दिन में ऑर्डर मिल जाता है हमें कि चलो अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस ले जाओ। ये देखो 18% ब्याज आपको देना पड़ता है, और अगर डिपार्टमेंट आपको देगा तो 6% ब्याज देगा, ठीक है। तो हमारी लिस्ट के मुताबिक वी हैव डन एंटी प्रॉफिटेयरिंग, एडवांस रूलिंग और असेसमेंट। वन मोर थिंग दैट विल बी कवरिंग टुडे इज इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। आइए उसको शुरू करते हैं। ये ना ये असेसमेंट का पूरा लिस्ट है, पूरा यहां पर प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस को देख लीजिएगा। समरी में हमने पूरा लिखा हुआ है।
देखिए, इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर में ना एक बार को इंस्पेक्शन इज ओके, द अथॉरिटी इज कमिंग टू यू जस्ट टू सी व्हाट्स हैपनिंग, उनको कोई शक नहीं है आपके ऊपर, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है आपकी। लेकिन सोचिए, सर्च एंड सीजर साउंड सर्टेन बैड, सीजर में कुछ गलत हो रहा है और वो उसको सीज करके चले गए। कैन बी डन ओनली आफ्टर ऑथराइजेशन बाय अ प्रॉपर ऑफिसर, मिनिमम जॉइंट कमिश्नर जब तक ओके नहीं करेगा, सर्च एंड सीजर नहीं होगा, इंस्पेक्शन नहीं होगा। ये जीएसटी INS 01 है, ऑथराइजेशन ऑफ इंस्पेक्शन और सर्च, और सीजर है INS 02। ये दो फॉर्म ध्यान से सुने आप, ये क्या चीजें हैं। जीएसटी INS 01 है सर्च का ऑर्डर, सिर्फ सर्च होगी, कुछ लेके नहीं जाएंगे वो। INS 02 है सीजर का ऑर्डर, वो आएंगे और सामान ले जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, ठीक है। वो चाहे तो अपने साथ ले जाएं जीएसटी ऑफिसर, या फिर जहां पर रखा है वहीं छोड़ दें सेफ कस्टडी के लिए कि भाई ये सामान इतना ज्यादा है कैसे लेके जाएंगे। लेकिन अगर वो आपके ही छोड़ गए, मतलब जिस जो व्यापारी है उसके ही छोड़ गए, तो फिर INS 03 में वो ऑर्डर देके जाएंगे कि इसको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वो जो ऑफिसर उसको लेके गए वो उतने ही समय तक उसको रखेंगे जब तक उसका एग्जामिनेशन हो रहा है, इंक्वायरी हो रही है, और अब उनको वो वापस करने हैं। हाँ, लेकिन अगर वो ये डिसीजन देते हैं कि नहीं हमारे तो किसी काम के हैं नहीं, दे आर नॉट नीडेड, तो 30 दिन में उनको वापस करने होंगे, राइट। दे हैव पावर कि आपका दरवाजा तोड़ दें, आप लॉक खोल नहीं रहे तो फिर वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, आप बच नहीं सकते ताला लगा के। जिसकी कस्टडी से डॉक्यूमेंट्स लिए गए वो फोटोकॉपी कर सकता है कि भाई आप बाद में लेके जाना, पहले मैं जिरोक्स कर लूं, उसमें से नोट्स बना सकते हैं। हाँ, अगर कोई सामान सीज होता है और 6 महीने में उसका नोटिस नहीं दिया जाता है तो फिर वो सामान वापस आ जाएगा। ये क्या कहना चाहते हैं कि हमारा गुड्स सीज करके ले गए डिपार्टमेंटल ऑफिसर, अब जब वो सीज करके ले गए तो भाई वापस भी तो करके जाएं, मतलब, या फिर हमें बुलाएं कि ये सामान पर टैक्स बनता है तुमने नहीं दिया, वो सोए हुए हैं बिल्कुल, हम कब तक ऐसे इंतजार करें। 6 महीना का अंदर अगर वो नोटिस नहीं देते, हमसे कुछ मांगते नहीं, कुछ पूछते नहीं, तो हमारा फिर वो जो क्या कहते हैं उसे, जो भी हमारा लायबिलिटी बनता है तो वो तो बन नहीं रहा, तो फिर हमसे जब वो कुछ मांग नहीं रहे तो फिर हमारा सामान वापस कर दें, और उस 6 महीने के टाइम पीरियड को और 6 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब इसके बाद प्रोसिक्यूशन और कंपाउंडिंग भी शायद हम कर लेंगे, ये दो और कवर कर लेते हैं। तो prosecution is giving a final order of definite punishment against someone। आप प्रोसिक्यूशन जब होता है तो क्या होता है, आप आरोप लगाते हो, तो व्यापारी पर जो आरोप लगेंगे, जो उसने ऑफेंसेस करे होंगे, उसके खिलाफ जो पेनल्टीज लगनी होंगी, पहले उसका एडजुडिकेशन होता है, ऑफ कोर्स सुनवाई होता है। प्रोसिक्यूशन के इस चैप्टर में आपको क्या कवर करना है वो यहां पर मैंने रखा है कि कौन से अपराध कॉग्निजेबल हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इफ द टैक्स एवेडेड इज मोर देन ₹500 lakhs। पहले तो आप फर्क समझो, व्हाट इज कॉग्निजेबल, व्हाट इज नॉन कॉग्निजेबल, इसका अंतर आप समझिए। कॉग्निजेबल का अर्थ है ऐसे अपराध जिसमें देयर इज नो कंप्लेंट नीडेड, द अथॉरिटी कैन टेक एक्शन विदाउट कंप्लेंट, the authority can take action without any kind of report or recommendation, anything, authority can take action। लेकिन ये वाले मैटर्स कॉग्निजेबल तभी होंगे जब 500 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स चोरी का मैटर है। इधर देखें, ये नॉन कॉग्निजेबल है और ये बेलेबल है, कितना भी टैक्स अमाउंट एवेडेड हो। ये सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस है, पनिशेबल फॉर द सेकेंड एंड एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस। अगर आपने सेम अपराध जो ऊपर लिखे हैं वो दोबारा करते हैं तो 5 साल की जेल और फाइन लग सकता है। तो आपको मैं एक बात अपनी तरफ से पर्सनल एडवाइस ये देना चाहता हूं कि आपको एग्जाम में ये बड़ी वाली लिस्ट याद करके जाने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम के लिए ये वाली लिस्ट याद करके जाइए प्रोसिक्यूशन में, क्योंकि ये वाले वो अपराध हैं जो तभी कॉग्निजेबल माने जाएंगे जब बड़ा है, और इनकी गिनती केवल 4 है, राइट। ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपको ये 4 याद हो गए तो बाकी सारे तो अदर्स की कैटेगरी में आए गए। एक ही तो रास्ता है स्मार्टनेस का, या तो ये याद कर लो तो ये अदर्स मान लो, या वो याद कर लो ये अदर्स मान लो। ये इतनी लंबी लिस्ट याद करने की क्या जरूरत है, तो इसको याद करो कि ये वो वाले अपराध हैं जिसके अंदर टैक्स एवेजन का अमाउंट जब तक 500 लाख पार नहीं जाएगा, 500 lakhs और मोर, तब तक कॉग्निजेबल नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान से समझना है कि जब ये कॉग्निजेबल है तो ये नॉन बेलेबल है।
नॉन बेलेबल का मतलब क्या होता है? नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि उसमें बेल नहीं होगी, या बेलेबल का मतलब इसमें बेल होगी, नॉन बेलेबल का बेल नहीं होगी। आप जानते हैं नॉन बेलेबल वो अपराध है जिसमें आप पहले कोर्ट हियरिंग होगी, एडजुडिकेशन होगा, सुनवाई होगी, अथॉरिटी की मर्जी होगी, वो बेल देगी, नहीं मर्जी होगी नहीं देगी। और बेलेबल में सिंपली आप बेल बॉन्ड साइन करके बेल ले सकते हैं कि भाई हम जमानत राशि जमा कर रहे हैं, हमें छोड़ दो, जब कहोगे पेश हो जाएंगे। इस पर आधारित ये क्वेश्चन, एक तो ये टेबल तो समरी है, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। यहां पर राम, रहीम, रॉबर्ट, लक्ष्मण और कार्तिक, ये 5 लोगों के 5 अलग अलग अपराध लिखे हैं। आप प्लीज मेरा यकीन करिए, ये पांचों अपराधों पर नीचे दिया गया जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए, आपका प्रोसिक्यूशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। होता क्या है ना कि हम, ये देखो, पहले मैं 1 मिनट ये दिखाऊं, कहां गया ये क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को इन्होंने अपने स्टडी मैट में आगे बढ़ाया कि अगर मान लो यही अपराध सब्सिक्वेंट होंगे, तो सब्सिक्वेंट में तो जेल पक्का थी, तो सब्सिक्वेंट में देखो इम्प्रिजनमेंट, 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 ठीक है ना। तो आप प्लीज इसका ध्यान रखें। ये उसके ऊपर ही एक और क्वेश्चन है, एक एक लाइन का आंसर है। क्या होता है ना, थोड़ा आपको स्मार्टली ये खेलना चाहिए कि आप 4 पन्ने का पहले चैप्टर पढ़ेंगे, फिर आप 2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। उससे अच्छा आप पहले 2 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, उससे ये होगा कि टू द पॉइंट कवरेज होगी आपको। ये तो क्वेश्चन पक्का हो गया, और यकीन माने कि जो इंस्टीट्यूट का मैट है उससे बाहर पेपर नहीं बनता, कम से कम सीएमए के हम अपने कोर्स की बात करें तो। व्हाट इज कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग इज, माय लॉर्ड, मुझे क्यों बार बार आप बुलाते हैं? नहीं, मुझे बताइए, मेरे से गलती हो गई जज साहब, मैं पनिशमेंट की जगह फाइन देने को अभी तैयार हूं, बट प्लीज समय खराब होता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ सेटलमेंट, राइट। देखें आप, इन कंपाउंडिंग द अक्यूज्ड इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपीयर पर्सनली। आप पेमेंट करेंगे और मैटर क्लोज हो जाएगा। पेमेंट फाइन का जो करना है वो तो अलग करना है, कंपाउंडिंग की फीस अलग देनी है आपको। द अमाउंट पेबल फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस शैल बी 50% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 10,000, और मैक्सिमम कितना है? 150% ऑफ द टैक्स और 30,000 विच एवर इज हायर। टैक्स का 1.5 गुना और 30,000 विच एवर इज हायर। ऑन पेमेंट ऑफ द कंपाउंडिंग अमाउंट नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड। आप बच के चले जाएंगे। सर पेपर में पता है वो क्या पूछेगा? 2 सवाल, एक तो मल्टीपल चॉइस बन सकता है इन फैक्ट्स को लेकर के, दूसरा कि ये वाली गलती हमने कर दी तो बताओ ये कंपाउंडेबल है कि नहीं। यहां पर देखिए केसेस नजर आ रहे हैं आपको, अपराध लिखा है और फिर उसके आगे लिखा है कि ये कंपाउंडिंग है या नहीं। अगर आपने, ये देखिए थोड़ा सा ये डिस्प्ले होने में इसने टाइम लिया, 2 ऊपर था, और ये कंपाउंडिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती ये यहां पर बताया गया है। एक सेकेंड प्लीज होल्ड ऑन। ये देखिए कंपाउंडिंग की टेबल, कंपाउंडिंग की टेबल, कंपाउंडिंग की टेबल, और अब ये मैटर है अपील का। अब अपील फिलहाल हम आज नहीं कवर कर रहे, कंपाउंडिंग पर हम रोक रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि आपने 20 मिनट की 30 मिनट की वीडियो देखी और बस आप घर पर सो गए। जब अब ये शाम को आपकी वीडियो समाप्त हुई है तो आपकी जिम्मेदारी है कि कल शाम होने से पहले पहले इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के इस चैप्टर के सभी सवाल आप कर जाएं। लेकिन भाई वो बाद में करना, पहले मेरी वाली बुकलेट के सवाल निपटा देना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।